देखिए जीडीपी और जीएनपी बराबर होते हैं, लेकिन कब बराबर होते हैं? ये दोनों बराबर भी होते हैं, लेकिन जीडीपी और जीएनपी कब बराबर होते हैं? बंद अर्थव्यवस्था है तब पक्का बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जीडीपी का मतलब ही है क्या कि पूरे भारत में चाहे विदेशी कमाए चाहे भारतीय, पूरा इनकम जीडीपी है। अब ये लोग विदेशी यहाँ है या नहीं है, हमारे यहाँ के लोग भी बाहर नहीं जा रहे हैं, आयात निर्यात बंद है, इसका मतलब जीएनपी भी वही आएगा। अगर हम निकालेंगे कि यहाँ के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं को अंतिम मूल्य को, तो वही निकल के आएगा, तो जीएनपी बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ उतने ही नागरिक है, न विदेशी है न यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, तो जीएनपी बराबर आता है। तो देखिए जीएनपी जो आपका पीछे था, ध्यान करिए, इसकी परिभाषा क्या थी? राष्ट्रीय शब्द जुड़ा है तो इसकी परिभाषा हम नहीं बताए, ध्यान दीजिए। इसकी परिभाषा ये है कि यदि जीएनपी का मतलब किसी देश के समस्त नागरिकों द्वारा, नागरिक शब्द यहाँ आ जाता है, किसी देश के समस्त नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को, सिटीजन जो है उनके द्वारा उत्पादित जो प्रोडक्ट है उसका लास्ट वैल्यू, उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को ही जीएनपी कहा जाता है। लेकिन नागरिकों द्वारा, याद रखिएगा इसमें क्या है, नागरिकों द्वारा, मतलब जो विदेशी हमारे यहाँ कमाए उसको घटा दीजिए, जो हमारे यहाँ के नागरिक बाहर रह के कमाए उसको ऐड कर दीजिए। रियल में तो सिटीजन द्वारा ही देश की इकोनॉमी बनेगी, विदेशी तो जितना भी हमारे देश में अर्न करेगा वो तो भेज देगा अपने देश में, कर देगा कि नहीं? तो ये नागरिक द्वारा, इसमें यही शब्द आता है, इसमें नागरिकों द्वारा उत्पादित आता है, याद रखिएगा, सिटीजनशिप, सिटीजन द्वारा, ठीक है। तो आया समझ में? अब अगली परिभाषा आते हैं हम। जीएनपी के बाद एनएनपी आएगा, क्या आएगा? एनएनपी। एनएनपी क्या है? हाँ, नेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए फुल फॉर्म याद रहेगा तभी काम देगा एग्जाम में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को शुद्ध को क्या बोल देता है, एक दूसरी हिंदी अंतरिक्ष से लेके आता है, निवल। हाँ, और नेट मतलब निवल, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एक हिंदी और आती है, ठीक है। अब एनएनपी है क्या? देखिए जो हमारे देश के यहाँ के नागरिक जो कमाए वो क्या था, जीएनपी क्या था, चाहे वो विदेश रह के कमाए और जो विदेशी हमारे यहाँ कमाए थे उसको घटा दी, तो जीएनपी तो पता चल गया था। लेकिन इसमें हम मूल्य ह्रास को नहीं घटाए, मतलब हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है, शुद्ध का मतलब ये होता है शुद्ध शुद्ध, मतलब आप कमाए धान गेहूं उत्पादित किए, लेकिन जो खाद बीज डाले वो तो पैसा फिर जिसका लिए थे या फिर जैसे किए थे वो तो वापस करना पड़ेगा ना, वो शुद्ध इनकम है। गेहूं तो लग जाएगा, कितना गेहूं हुआ, लेकिन जोताई बुआई में सब जो खर्च गया वो तो काटना पड़ेगा ना, तब ना शुद्ध इनकम होगी। मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है, भले दिन भर में 10,000 में बेच दिया मिठाई, क्या वो 10,000 कमा लिया? खोआ का, चीनी का, मजदूरी का सब देगा, जो बचेगा वही शुद्ध इनकम है ना। तो आइए समझते हैं जीएनपी है क्या। अरे एनएनपी मतलब जीएनपी को ही शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध कैसे करेंगे? यानी जीएनपी में मूल्यह्रास घटा दीजिए। मूल्यह्रास यानी इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे? यानी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्या है? ये हो गया एनएनपी।
एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये सूत्र है। मूल्यह्रास क्या है समझ में नहीं आया होगा, हम समझाते हैं। जैसे कोई मशीन लिए आप सिलाई मशीन लिए, मान लीजिए आपका मन किया कि इनकम करें उसी से, लेकिन क्या सिलाई मशीन कभी खत्म नहीं होगी? नया नहीं लेना होगा। तो मान लेते हैं कि उसकी एज 20 साल है। कितनी है? 20 साल बाद नया लेना होगा ना। तो जिस साल आपको नया लेना होगा आपका पैसा बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो आप हर साल मान लेते हैं, हर महीने या हर साल मान लेते हैं 50,000 आप कमा रहे हैं। कितना? 50,000। तो आप क्या काम करिए कि जब 10-20 साल बाद, 10 साल बाद मशीन खरीदनी होगी, तो 10 साल बाद जो मशीन खरीदनी होगी उसको खरीदने में मान लेते हैं 20,000 जाएगा रुपया। आपका खर्च कितना जाएगा? 20,000 रुपया मशीन खर्च में जाएगा, जाएगा ना 10 साल बाद। तो इसलिए आप क्या काम करिए कि इसी में से हर साल 2-2 हजार रुपया घटा दीजिए। तो 2-2 हजार रुपया आप सिलाई मशीन के लिए रखते जाइए, और जब 10 साल पूरा हो जाए तो उसी 2-2 हजार से 20,000 जुटाए, उससे सिलाई मशीन खरीद लीजिए। तो आपको झटका भी नहीं लगेगा, तब आपको पता भी चल जाएगा कि सही में इनकम ही था। कितना था? 48,000। कितना था? तो 2,000 तो आपका जा रहा था। मशीन की जो मूल्य है वो घट रही थी हर साल। तो मशीन की मूल्य हर साल घटती है कि नहीं? वही है मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन क्या है? जो आपकी मशीनें हैं उसके वैल्यू में आने वाली लॉस, कमी, वो क्या है? डिप्रिसिएशन। तो हर साल मूल्य गिरता है, गिरेगा ना। ये टेबल कुर्सी लगा है, एक दिन यो टूट जाएगा। फिर सर को हाँ पढ़ लेते तो वो भी बचा के रखते तो काम है देता। तो हमारा कहने का मतलब है कि जीएनएनपी अब सही आंकड़ा दे रहा है। भले आज हमें लग रहा है कि हमने नहीं इतना इनकम किया, लेकिन इसमें मूल्यह्रास घटा दीजिए। एक न एक दिन ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनें आपको खरीदनी पड़ेंगी, तो उस साल घाटा जाएगा। तो क्या आप कहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय इनकम इतना है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप एनएनपी के बाद लास्ट है एनएनपीएफसी, फैक्टर कास्ट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कठिन है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या था? ध्यान से देखिए, एनएनपी को ही बोलते थे नेट नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन फैक्टर कास्ट पे अगर निकाले, ऑन फैक्टर कास्ट, ये फैक्टर कास्ट का है, तब तो हो गया आपका। फैक्टर कास्ट मतलब होता है साधन लागत पर। ध्यान समझिएगा, अभी साधन लागत पर, इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये जो निकल के आएगा ना, ये रियल में आपकी नेशनल इनकम है। वो सब जुटमुठौलिया था, वो सही आंकड़ा नहीं दे रहा था, ये रियल देगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसको फैक्टर कास्ट पे निकालिए, यानी साधन लागत पर निकालिए। साधन लागत क्या है? मतलब किसी वस्तु को बनाने में या उत्पादित करने में जितनी लागत आती है, जो कास्ट जाता है, वही उसकी साधन लागत। जैसे इस मकान को हम बनाए तो ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़, लेबर चार्ज, सब जितना चार्ज आया वो इसकी कास्ट वैल्यू आई। लेकिन जो पैसा आपको देना पड़ता है किसी सामान के लिए, हो सकता है कि जितनी उसकी लागत लगी है उससे ज्यादा देना पड़े या उससे कम, दोनों हो सकता है। उससे या तो आपको ज्यादा देना पड़े या कम। जैसे समझिए, चीनी, हमारे यहाँ बार बार चीनी का उदाहरण देते हैं। चीनी का लागत मूल्य लगभग 80 से 90 रुपए आता है, लेकिन हम देते कितना है? 40-45 रुपए, यही देते हैं। मतलब सरकार घाटा सहती है, और चीनी पे हमें क्या दे रखी है? सब्सिडी दी है। आपको शायद नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं। क्योंकि गुड़
इससे महंगा बिकता है, जबकि उसको बनाने में खर्च कम आता है। चीनी को बनाने में खर्च ज्यादा आता है ना। जैसे किसानों को जो उर्वरक दिया जाता है, ध्यान समझिएगा, वो रियल उसका 1,000 से 12,000 का रहता है, 1200 उर्वरक, जिसको हम लोग फर्टिलाइजर बोलते हैं। लेकिन आपको कितने में दिया जाता है? 400 से 500। अब पता नहीं 700-800 हो गया होगा, तो उसका रियल वैल्यू तब 2,000। और डाई यूरिया सबका रेट अलग रहता है, हम यूरिया वाला बता रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब इसमें जो 600-700 जो दाम कम करके बेचा जा रहा है, वो क्या है? क्या है वो? सब्सिडी है, छूट है। सब्सिडी मतलब छूट बोलते हैं, दाम में छूट। क्यों ऐसा किया जाता है? सबको, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, खेती के लिए उर्वरक छिड़कें, नहीं तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा उतना। ठीक, अब जो वस्तुएं ज्यादा उपभोग की होती हैं, जिसके पास बहुत पैसा रहता है, वही ये लगाते हैं, एसी वगैरह, है ना। तो एसी पे जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जीएसटी जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है, 30-30, 40-40% तक चला जाता है। क्यों? ये उपभोग की वस्तु है, जिसके पास पैसा है वही खरीदेगा, सब नहीं खरीदेगा। खाने पीने रहने के बाद ही इसका उपयोग होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो अप्रत्यक्ष कर जो ये लोग लगा देते हैं, उससे वस्तु का दाम बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तबीयत लग रहा है इनका कुछ सही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नहीं तबीयत डाल लेट उठ रही थी, तबीयत थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है, जैसे किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु का मूल्य होता है, जैसे बिस्किट है 4 रुपए का है, कितने का है? 4 रुपए का। लेकिन इसमें इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपए जुड़ गया, तो कितने का मिला? 5 रुपए। तो दाम तो बढ़ गया ना, दाम तो बढ़ गया, लेकिन रियल दाम में है, रियल दाम कितना है? 4 रुपए, महंगा बिक रहा है। एसी कितने का है? 20,000 का है, कितने का है? लेकिन मिल कितने का रहा है? 30,000 का। इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने की लागत है उससे ज्यादा पैसा देना हो रहा है। तो सही सही लागत का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये वाला मूल्य निकालेंगे तो लगेगा कि हमारे देश का इनकम तो बहुत हो गया, लेकिन ये सही बात नहीं है। सही बात तो ये है कि रियल मूल्य निकालिए। तो जित ये लोग करते क्या है, जो अप्रत्यक्ष कर है उसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। क्या होती है? अप्रत्यक्ष कर के कारण वस्तु की कीमत क्या हो गई? देखे थे आप ना, बढ़ जाती है। और सब्सिडी जो था, 80 रुपए की चीनी थी, लेकिन मिल कितने की रही थी? 40। तो सब्सिडी के कारण वस्तु की कीमत घट जाती है, सब्सिडी के कारण वस्तु की कीमत घट जाती है। अब समझिए, तो सही रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? सही रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर को घटाइए, तब ना सही रेट आएगा। 30,000 में से 10,000 जो जुड़ा था वो घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए। तो देखिए अब निकल के हमारा आएगा, ध्यान से देखिए, एनएनपी फैक्टर कास्ट बराबर होता है एनएनपी में से सब्सिडी को जोड़ दीजिए। सब्सिडी क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है, जबकि रियल दाम उसका 80 रुपए है। तो रियल दाम जोड़िए, तब ना रियल दाम निकलेगा, जोड़ेंगे तो, क्योंकि ये सस्ता दाम आया था। और मूल्य ह्रास, इनडायरेक्ट टैक्स को यानी अप्रत्यक्ष कर को क्या करिए? जोड़ दीजिए, अरे घटा दीजिए। क्या करिए? घटा दीजिए। नहीं समझ में आया?
आइए देखिए, सब्सिडी क्यों जोड़ते हैं और अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाते हैं। हम आपको बताए थे ना, चीनी कितने की थी, 40 की मिल रही है, लेकिन क्या सचमुच में 40 की है, 80 रुपए की, 90 रुपए की चीनी है, लेकिन मिल कितने की रही है, क्यों 40 की मिल रही है। तो रियल मूल्य लिखिए ना, रियल मूल्य लिखने के लिए जो 50 रुपए सब्सिडी लगा था वो जोड़िए, तो हम जोड़ दिए। खाद जो आपको मिल रहा है 400-500 रुपए बोरा, 50 किलो, क्या 500 का 1200 का, तो 700 जोड़िए ना इसमें, तब ना रियल मूल्य आएगा। अच्छा, जो बिस्किट खरीद रहे थे आप 5 रुपए का खरीद रहे थे, लेकिन था कितने का, 4 रुपए का, तो अप्रत्यक्ष कर जुड़ के 5 रुपया बना था ना, उसको घटा दीजिए। एसी जो है रियल मूल्य इसका 20,000 है, लेकिन मिल कितने का रहा है, 30,000, तो 30,000 तो मिल ही रहा है ना, क्यों मिल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा है इसलिए मिल रहा है महंगा, तो उसको घटा दीजिए तब तो असली दाम मिलेगा। तो यही करना है, जिस जिस वस्तु पे अप्रत्यक्ष कर लगा है उसको घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो आपका निकल आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कास्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और इसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। आ गया समझ में। देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पे होती है, ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना विधि याद रखिए, गणना का तरीका, ये कैसे गिना जाता है, जो नेशनल इनकम है कैसे निकाला जाता है। एक होता है उत्पादन लागत विधि पे निकाल लेते हैं, कितना हमारे देश में सामान उत्पादित हुआ और सेवा उसका मूल्य जोड़ देते हैं, तो एक है उत्पादन लागत। अच्छा, ये विधि कौन निकाला था, कुजनेट्स ने। कौन, कुजनेट्स ने 3 विधियां बताई है, कितनी, 3। एक है उत्पादन विधि या उत्पत्ति गणना विधि, यानी प्रोडक्ट कैलकुलेशन मेथड। दूसरा है आय गणना विधि, यानी इनकम कैलकुलेशन मेथड, और तीसरा है व्यय गणना विधि। आइए, तीनों में क्या है, 3 तरीके से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। जैसे समझिए, निकालना है तो ये करिए कि हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ टोटल, वस्तु और सेवा का, आलू, चिप्स, गेहूं, टमाटर सब निकाल लीजिए, केचप फेचप सब। हाँ हाँ, तो निकल जाएगा कि हमारे यहाँ कितना हुआ। सेवा का भी निकालिए, डॉक्टर साहब कितना सेवा दिए, ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन इससे सही आंकड़ा निकल पाएगा, उम्मीद कम है। आय गणना विधि में क्या करते हैं कि हर व्यक्ति की पर्सनल इनकम निकाल लीजिए, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आय प्लस कंपनी जितनी है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सारी कंपनियों की आय निकाल लीजिए, तो निकल जाएगी पूरी इनकम। ये भी एक तरीका है, लेकिन सब सही बताएंगे नहीं, कहेंगे तो इनकम ही नहीं है, कहा इनकम, अब आय प्रमाण पत्र बनवा के ले आएंगे तुरंत, 40,000 दिखाएंगे, चला इनकम ही नहीं, झूठ बोलेंगे। अब ये वाला झूठ नहीं बोलते हैं। व्यय गणना विधि, इसमें क्या करते हैं, एक तरीका और है कि आप किसी के अपने ही घर का कितना उत्पादन हुआ निकाल सकते हैं। कैसे भाई, व्यय, हर व्यक्ति जितना कमाता है ना वो खर्च पे ही खर्च करता है, मतलब व्यय ही करता है, या तो अपने उपभोग पे खर्च करेगा, खाने पीने, पंखा, टेबल, कुर्सी, मकान, दुकान यही सब बनाने में, या फिर बचत करेगा। क्या करेगा, बैंकों में पैसा रखेगा, 2 ही काम करेगा ना, जो भी व्यक्ति कमाएगा 2 ही काम करेगा, या तो अपने खाने पीने, मकान, दुकान ये सब पे खर्च करेगा, या फिर पैसा बचा के रखेगा। तो अगर ये दोनों आंकड़ा पता चल जाए
तो व्यय गणना विधि से भी निकल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सब छिपा के रखते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तीनों अलग अलग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आय गणना विधि और उत्पत्ति गणना विधि का मिश्रण उपयोग किया जाता है, इन दोनों का मिश्रण। हाँ, तो हमारे यहाँ जो ये लोग गणना करते हैं, एनएसओ जो गणना करते, तो देखिए गणना जो है कई तरीके से हो सकता है राष्ट्रीय आय का। इतना बड़ा देश है, एक तरीका है कि पूरा सामान का उत्पादन निकाल लीजिए, वस्तु और सेवा का कितना हुआ उसका मूल्य जोड़ लीजिए, तब भी हो जाएगा। या फिर कितनी इनकम हुई आपकी, ये दूसरा वाला बता रहे, हर व्यक्ति की इनकम जोड़ लीजिए, एक एक व्यक्ति की, देश भर में रह रहे हैं ना, और प्लस कितनी कंपनियां हैं उनकी इनकम जोड़ लीजिए। या फिर एक तरीका है कि खर्च जोड़ लीजिए, कमाएगा आदमी तो खर्चा करेगा, या तो खाने पे उपभोग करेगा या पैसा बचा के रखेगा, यही दो काम करेगा। तो ये दोनों निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो व्यय गणना विधि नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन दोनों का मिश्रण यूज होता है, उत्पत्ति गणना विधि और आय गणना विधि का मिक्सचर यूज। ये याद रखिएगा हमारे यहाँ कौन सा तरीका अपनाते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। ठीक है, बस 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 चैप्टर खत्म कर दें। राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन इस समय कौन कर रहा है? कौन निकालता है? हम आप तो निकालते नहीं, कौन कर रहा है? राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन कौन करता है? तो देखिए सबसे पहली बार 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था, सबसे पहली बार, याद रखिएगा। कौन किया था? सबसे पहली बार यही ने राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया था। और इनकी पुस्तक भी है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, बार बार पूछता है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब भारत में अब्रिटिश हुकूमत, अनब्रिटानी है तो ब्रिटेन के ही लोग, लेकिन अपने जैसा शासन यहाँ नहीं कर रहे जैसा ब्रिटेन में चलता है, अनब्रिटिश, है ना, अनब्रिटानी हुकूमत और गरीबी। ये पुस्तक लिखे, बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया कि भारत में पहली बार मूल्यांकन किए राष्ट्रीय आय का, और उसमें बताया कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है 20 रुपए वार्षिक है उस जमाने में, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय, भारत की नहीं, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय एक साल की 20 रुपए उस जमाने में बहुत है। 1868 की बात हो रही है। हाँ हाँ कर रहे हैं, जैसे मोदी जी जब चाय बेचते थे, पूछिए उनसे कितने का बेचते थे उस जमाने में की बात सोचिए जब। हाँ आगे चलकर ध्यान दीजिए, आगे चलकर डॉक्टर वी राव, डॉक्टर वी राव ने राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया, और कितना बताया प्रति व्यक्ति आय, कितना बताया 75 रुपए, लेकिन 1925 में बताया, 1925 में बताया कि कितनी है 75 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, एक व्यक्ति की आय। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, किसका? नेशनल इनकम कमेटी। ये समिति प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा देती थी, और वो बताती थी कि वार्षिक आय जो है 246 रुपए एक व्यक्ति की है,
49 में 246 रुपए, में है कुछ 246.9 रुपए, है ना। 9 रुपए वार्षिक है, एक व्यक्ति की है, प्रति व्यक्ति। और यही ना 1954 तक यही आंकड़ा निकालती रही, राष्ट्रीय आय का भी मूल्यांकन करती रही है। और राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन बताई कि 8,650 करोड़ रुपए बताया। 8,650 करोड़ रुपए भारत की इनकम थी, किसकी? भारत की, एक साल में। 54 तक यही निकाला, लेकिन 1954 में एक संस्था का गठन होता है और वही सीएसओ कहलाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यही जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है 1950 में, अरे 54 में से राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करता था। इसका करता था, लेकिन एक 2019 का जब डेट आया, ध्यान दीजिए, 2019 में हमारे यहाँ एक संस्था थी एनएसएसओ, जो गरीबी का मूल्यांकन करती थी, है ना। एनएसएसओ और सीएसओ ये दोनों मिला दिए गए, 2019 में क्या बन गए? देखिए, एनएसएसओ और सीएसओ दोनों मिला करके 2019 में क्या बन गए? इसका एन ले लिए, इसका एसओ ले लिए, एनएसओ। अब कौन मूल्यांकन करता है? आज एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिएगा, ये करता है आपका इस समय राष्ट्रीय आय का। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन कर रहा है इस समय। ठीक है, रहने देना। अर्थव्यवस्था के सेक्टर पता है आप लोगों को? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 2 लाइन का है। थोड़ा सा बता देते हैं, चलिए यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन सेक्टर पूछेगा बार बार, है ना, तो इसको रोक के